हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 11 सितंबर 2021। तो 11 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में अपलोड किया जाता है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, आप हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। चैनल को, टेलीग्राम का चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ फाइल पर डे बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ईबी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 9 सितंबर को। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व ईबी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन ई मोबिलिटी के उत्सव का प्रतीक है। इस दिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। विश्व ईवी दिवस सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी द्वारा बनाई गई एक पहल है। पहला ईवी दिवस 2020 में मनाया गया था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार है। यह काफी हद तक एक सोशल मीडिया अभियान था जिसने ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को पहचानने और यह प्रतिबद्धता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि असली कार जो अब चलाएंगे वह इलेक्ट्रिक होगी और पारंपरिक ईंधन पर नहीं चलेगी। तो यह इतना बात जान लिया हम लोग वर्ल्ड ईवी डे के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह कल ही के दिन मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 10 सितंबर। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी कि WSPD यानी दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। वर्ष 2021 विश्व आत्महत्या दिवस रोकथाम का विषय रहा है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। अब जान लेते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इतिहास। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ यानी कि WFMH के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करता रहा है। बात हुई है IASP के बारे में, तो IASP का फुल फॉर्म तो हम लोग जान ही लिए, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। अब जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। दिवंगत प्रोफेसर इरविन रिंगेल और डॉक्टर नॉर्मन फार्बरी द्वारा यह इसकी यानी कि IASP का स्थापना किया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ITAT का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो GS पन्नू को नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। केंद्र सरकार ने GS पन्नू को आयकर अपीलीय अधिकरण यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। GS पन्नू वर्तमान में नई दिल्ली स्थित ITAT के उपाध्यक्ष हैं। ITAT यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आयकर अपीलीय अधिकरण, और 6 सितंबर 2021 से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक ITAT के कार्यवाहक या अध्यक्ष बने रहेंगे। अब जान लेते हैं GS पन्नू के बारे में। GS पन्नू का जन्म 1 अगस्त 1962 को होशियारपुर पंजाब में हुआ था। वह एक CA है और 14 सितंबर 2000 को सरकारी सेवा में शामिल हुए। वर्तमान में ITAT नई दिल्ली में उपाध्यक्ष के रूप में तैनात है। ITAT में शामिल होने से पहले 1986 से 2000 से नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंट के रूप में कार्य किया था। अब जान लेते हैं भारत का आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1941 को की गई थी। तो हम लोग जान लिए GS पन्नू के बारे में तथा ITAT के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो केंद्र सरकार ने 10
मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है। एलआईसी का आईपीओ 2022 के जनवरी मार्च तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। आईपीओ के मामले में मर्चेंट बैंकरों की भूमिका इश्यू मैनेजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज, क्रेडिट सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट काउंसलिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि की रहेगी। अब जान लेते हैं यह 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है। इन मर्चेंट बैंकरों के नाम, इन मर्चेंट बैंकरों में है गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, एसबीआई कैपिटल मार्केट, जेएम फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज तथा कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड। यह 10 मर्चेंट बैंकर है जिसको शामिल किया गया है। अब बात हुई है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सार्वजनिक प्रस्ताव। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ का फुल फॉर्म होता है यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ अथवा सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चाहती है, पर यह बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं जो सार्वजनिक बाजारों में कारोबार करना चाहती है। अब बात हुई है एलआईसी के बारे में, तो हम लोग एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। यह एलआईसी का लोगो, एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यह एक इंश्योरेंस कंपनी है, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी तथा इसके फाउंडर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात हम लोग बताई थी कि इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। चेयरपर्सन अभी एलआईसी के हैं एमआर कुमार जी तथा हेड क्वार्टर इसकी मुंबई में है। तो इतना बात हम लोग आईपीओ तथा एलआईसी के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने पुनः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि वी वैद्यनाथन को। आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी एंड सीईओ के रूप में वी वैद्यनाथन की फिर से नियुक्ति करने के लिए मंजूरी दे दी है। वैद्यनाथन को 3 साल की और अवधि के लिए नियुक्त किया गया है जो 19 दिसंबर 2021 से प्रभावी हो गया। उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय के बाद पहली बार दिसंबर 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। बात हुई आरबीआई तथा आईडीएफसी बैंक के बारे में, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह है आरबीआई का लोगो। आरबीआई भारत के सभी केंद्रीय बैंकों का संचालक है तथा सभी बैंकों को कंट्रोल करके रखता है तथा इसके साथ साथ भारत के अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करके रखता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज्य सरकार में ही 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय अभी मुंबई में है। अभी इसके वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास जी पद पर हैं। तो इतना बात हम लोग आरबीआई के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानते हैं। यह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोगो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक in July 2015 was listed on BSE and NSE। BSE और NSE पर लिस्टेड किया गया था 2015 जुलाई में, लेकिन इसकी वास्तविक फाउंड यानी कि स्थापना अक्टूबर 2015 में की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर सीईओ वी वैद्यनाथन है। तो दोस्तों आपको एक प्रश्न का जवाब देना है, बीएसई तथा एनएसई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसका जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। 220 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सभी खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लाभ 95% शामिल होगा और जिससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अब जान लेते हैं यह एक एप्लीकेशन है, तो ऐप के बारे में। वर्ल्ड 4 प्रमुख बिंदु सेव
इन्वेस्ट, बोरो एंड सॉप के तहत चरणों में शुरू किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा। इसने ग्राहकों को एक ही छत के नीचे बैंकिंग और उससे आगे का एक संपूर्ण फायदेमंद अनुभव प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स को भी एकीकृत किया है। यह बीओबी वर्ल्ड पहले इंटरनेट बैंकिंग के लिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए पहले हुआ करता था बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस, लेकिन यही है बड़ौदा एम कनेक्ट इज नाउ बीओबी वर्ल्ड, यानी कि यह अब बीओबी वर्ल्ड हो चुका है। बीओबी वर्ल्ड एक एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग जान लिया। अब चलते हैं बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। यह बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो, यह एक फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज कंपनी है। यह एक भारतीयकृत यानी कि नेशनलाइज्ड इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक है। इसकी स्थापना सयाजीराव गायकवाड़ III ने किया था। अलकपुरी बड़ोदरा में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसकी स्थापना भी बड़ोदरा में ही की गई थी 20 जुलाई 1908 को। यानी कि यह एक बहुत ही 100+ वर्षीय यानी लगभग 113 वर्ष पुराना बैंक है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह संयंत्र उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इसका उद्घाटन किया है। भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित घोषित किया गया था, जिसने नीति आयोग, पीएमओ भारत और कोयला मंत्रालय की पहल पर 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया था। अब बात हुई है भेल के बारे में, तो हम लोग भेल के बारे में जान लेते हैं। और उसके पहले मेथनॉल क्या है, मेथनॉल का संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, तो मेथनॉल के बारे में जान लेते हैं। मेथनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के ईंधनों को बिजली देने और पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका उपयोग किया जाता है। मेथनॉल का उपयोग डी मिथाइल ईथर यानी कि DME उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। एक तरल ईंधन जो डीजल के समान होता है। मौजूदा डीजल इंजनों को डीजल के बजाय DME का उपयोग करने के लिए न्यूनतम रूप से बदलने की आवश्यकता होती है। अब बात हुई है भेल के बारे में, तो हम लोग भेल के बारे में जान लेते हैं। भेल का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके CEO है नलिन सिंघल। तो इसके वर्तमान में मार्च 2021 के अनुसार 31,708 एम्प्लॉई है। इसकी स्थापना करने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार इसका स्थापना करता है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल्स एंड प्राइवेट पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो इतना बात हम लोग भेल के बारे में भी जान लिए, मेथनॉल के बारे में जान लिए और तथा इस न्यूज के बारे में भी जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो पहले लिस्ट जारी जो किया गया था IIT मद्रास टॉप पर था। इस वर्ष भी IIT मद्रास यह शीर्ष बरकरार रखे हुए है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 सितंबर 2021 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। NIRF, तो NIRF क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसकी इशू यानी शुरू में स्थापना इसकी की गई थी 2016 में, शायद लगभग 16 में ही इसकी स्थापना की गई थी। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 वार्षिक सूची का 6ठा संस्करण है, जो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य मानदंडों के आधार पर देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक करता है। सर्वश्रेष्ठ विजेता में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष बरकरार स्थान पर रखा है। अब जान लेते हैं विजेताओं की सूची यहाँ पर दिया हुआ है। टॉप 1 पर है ओवरऑल में IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। तीसरा पर IIM अहमदाबाद, मिरांडा हाउस दिल्ली, जामिया हमदर्द नई दिल्ली तथा अन्य जितना भी लिस्ट है यहाँ पर सभी का दिया हुआ है। टॉप जो शीर्ष पर रहे हैं उसका, जिसमें टॉप ओवरऑल में आया है IIT मद्रास तथा सेकंड पर यूनिवर्सिटी आया है IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। तो इतना बात हम लोग जान लिए इस न्यूज के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन शुरू हुआ है? तो यह उद्घाटन राजस्थान में हुई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के
बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-925A सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। यह पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-925 का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत लगभग 765.52 करोड़ रुपए है। अब बात हुई है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले इस राजमार्ग के बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने IAF के लिए एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि ELF के रूप में NH-925 के सट्टा गंधव खंड के 3 किलोमीटर के खंड को विकसित किया है। यह गगरिया बखासर और सट्टा गंधव खंड के 9 विकसित 2 लेन पक्के स्ट्रेच का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है। अब जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। यह भारतीय मैप में राजस्थान राज्य, जयपुर यहाँ का राजधानी है, कालराज मिश्रा यहाँ का गवर्नर है तथा अशोक गहलोत यहाँ का मुख्यमंत्री है। यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट है, 200 टोटल विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है सरिस्का नेशनल पार्क तथा रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क तथा केवलादेव नेशनल पार्क यहीं का ही नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए कितने रुपए की ऋण को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी $300 मिलियन की हुई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अगस्त 2019 में ADB द्वारा अनुमोदित $200 मिलियन के वित्त पोषण के अतिरिक्त है। पहले 200 मिला था, अब $300 मिलियन मिला है। अब बात हुई ADB के बारे में, तो जान लेते हैं ADB के बारे में। यह एक कंपनी है जिसकी रीजनल डेवलपमेंट बैंकिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मंडायुलोंग फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट अभी है असाकावा जी मत्सुगु असाकावा, जो कि 17 जनवरी 2020 से हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका ADB का मोटो है, ADB इज कमिटेड टू अचीविंग ए प्रोस्पेरस इंक्लूसिव रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड द पैसिफिक व्हाइल सस्टेनिंग इट्स एफर्ट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब जान लेते हैं, बात हुई है महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के बारे में यह है भारतीय मैप में महाराष्ट्र राज्य, जो कि यहाँ पर लाल कलर से डिनोटेड है। मुंबई यहाँ की राजधानी है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का राज्यपाल है तथा उद्धव ठाकरे यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। 48 लोकसभा सीट है, 19 राज्यसभा सीट है, 288 विधानसभा सीट है तथा यहाँ पर कुल 78 विधान परिषद है। यहाँ पर मुख्य नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, तुंगरेश्वर नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, यह सब महाराष्ट्र का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि उत्तराखंड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, जो कि बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। 2-3 दिन पहले बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार रामनाथ कोविंद ने मौर्य का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सी यानी कि गुरमीत सिंह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्यपाल में फेरबदल हुई है। राष्ट्रपति ने बनवारीलाल पुरोहित, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उनको पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक अतिरिक्त विज्ञप्ति में उल्लेख किया है कि नई नियुक्तियां उस तारीख से प्रभावित होगी जब वे संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करेंगे। अब बात हुई है कि उत्तराखंड के नए बने हैं बेबी रानी मौर्य के जगह पर, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ का नए उत्तराखंड के नए गवर्नर बने, कल ही के दिन यह बने हैं 10 तारीख को, तथा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी। पहले यहाँ का चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। तथा यहाँ का राज्यपाल जो है कल ही के दिन 10 तारीख को चेंज हुआ। इससे पहले बेबी रानी मौर्य ने 8 तारीख को लगभग इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति को। उसके बाद
सिंह को, या जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, इनको नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है तथा 70 विधानसभा सीट है। यहाँ का कॉर्बेट नंदा देवी राजा जी नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि क्यूबा। क्यूबा घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। हालांकि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्यूबा की घरेलू वैक्सीन की मान्यता नहीं दी गई है। 11.2 मिलियन लोगों की आबादी वाले कम्युनिस्ट द्वीप का लक्ष्य मार्च 2020 के बाद से अधिकांश हिस्सों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से खोलने से पहले अपने सभी बच्चों को टीका लगाना है। उसी वजह से जल्दी यह टीका लगाकर वह स्कूल खोलने वाला है। तो बात हुई अब क्यूबा के बारे में। हम लोग क्यूबा के बारे में जान लेते हैं। क्यूबा की राजधानी है हवाना, यहाँ का करेंसी है क्यूबन पेसो तथा स्पेनिश यहाँ का लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है मैनुअल मरेरो क्रूज तथा यह है वर्ल्ड मैप में जो कि हरा कलर से दिख रहा है आपको, यह है क्यूबा देश। यह इंडिविजुअल क्यूबा देश, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। क्यूबा यहाँ पर ऑरेंज कलर से डिनोटेड है। यह कैरिबियन सी के नॉर्थ में पड़ता है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो निर्लेप सिंह राय को यह नियुक्ति किया गया है CMD के रूप में। नए CMD बने हैं, यह है निर्लेप सिंह राय। सरकार के स्वामित्व वाली उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के निर्लेप सिंह राय को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एक विज्ञप्ति में NFL ने सूचित किया है कि निर्लेप सिंह राय निदेशक तकनीकी और उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब जान लिए हम लोग निर्लेप सिंह राय के बारे में। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए कितने रुपए ऋण की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी $112 मिलियन की मिली है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने झारखंड राज्य के 4 शहरों की बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों ULB की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड राज्य में ADB की यह पहली परियोजना है। इससे पहले कोई भी परियोजना ADB ने झारखंड राज्य में नहीं दी थी अपनी। अब बात हुई ADB के बारे में, तो ADB के बारे में हमने पिछले भी 2-3 पहले क्वेश्चन में भी ADB एक और समझौता महाराष्ट्र राज्य में $300 मिलियन की ऋण की समझौता किया है। तो उस समय भी हम लोग ADB के बारे में जाने थे। तो ADB के बारे में यहाँ पर आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आज के अगले प्रश्न से पहले झारखंड के बारे में चलते हैं। यह झारखंड राज्य मैप में बिहार के बगल में यह राज्य झारखंड है। झारखंड की राजधानी रांची है तथा रमेश बैस यहाँ का राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। 14 लोकसभा सीट है, 6 राज्यसभा सीट है तथा झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है। झारखंड में एक मेन नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। इतना बात हम लोग जान लिए झारखंड के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीतने वाला बन गया है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप। त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप ने जीता बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। GOC वर्कशॉप भारतीय रेलवे के एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल यह पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, कंपनियों को सेबी को सूचित करना आवश्यक है जब कोई इकाई किसी सूचीबद्ध कंपनी में कितने प्रतिशत से अधिक शेयर रखती है। द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द सेबी व्हेन एन एंटिटी होल्ड मोर देन हाउ मच % शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी। तो दोस्तों इस प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको डिटेलिंग बता देते हैं। सेबी ने कंपनियों को एक सूचना दी है जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी किसी भी एक लिस्टेड कंपनी में यदि कोई भी एंटिटी होल्ड करता है यानी कोई भी अपना उसमें कितना प्रतिशत तक अपना कम से कम शेयर रखता है
तो आपको सेबी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो यदि किसी कंपनी में यदि आपका शेयर यानी किसी एंटिटी का होल्ड करता है उस कंपनी में, एक लिस्टेड कंपनी में, तो कम से कम 5% यदि आपका शेयर है तो आपको सेबी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, वरना आपको घाटा हो सकता है, आपको ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए प्रश्न। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन ओन बाय इंडिया एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 हेल्ड रिसेंटली? यानी कि हाल ही में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है 2021 में, जो 2020 वाला ही था, तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, कौन कौन से पदक जीते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तथा एक और प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में 2021 में भारत ने कौन कौन से पदक और कितने पदक जीते हैं, आप इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आप प्रत्येक दिन डेज को बनने वाले आप बनते हैं जो भी डेज, उसको सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बन जाए और पूरे डेज को याद रहे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाए। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।